नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस के वैकल्पिक विषय एलएसडब्ल्यू के इस सीरीज में हम आप लोगों के मध्य जो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 को लाने का प्रयास किया है। लेकिन इससे पहले के कड़ी में हम लोगों ने लेबर लेजिस्लेशन के बारे में देखा था, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट के बारे में देखा था, उसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में देखा था। ठीक है ना। इस कड़ी में हम आप लोगों के बीच जो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 को लाने का प्रयास किए हैं। लेकिन यदि आपने इस पिछले वाली कड़ी को नहीं देखा है तो उसको देखने का काम करें, ताकि आपकी जो है इस अध्याय से जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ जो है इसमें एक कंसेप्ट की जो है क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। आपने तो इससे संबंधित जो है यूट्यूब पे अनेकों वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस वीडियो के थ्रू हमने आपको जितनी मात्रा में कंटेंट और जिस लेवल पे जाके आपको हम कंटेंट को बताने का प्रयास किया है, वो यूट्यूब के किसी एक वीडियो में जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसा करने के पीछे ये भी कारण था कि चूँकि जो है आपकी जो उत्तर लेखन कौशल है उसका भी जो है समुचित ढंग से विकास हो सके, और आप में जो है एक तरह का जो है उत्तर लेखन में सृजनात्मकता का भी जो है प्रदर्शन देखने को मिल सके। ठीक है। तो इस कारण से जो है हमने आपके लिए जो है ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1850 के बाद से जो है भारत में जो है औद्योगिकरण की जो है प्रक्रिया स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है अनेकों फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। अनेकों फैक्ट्रियों की स्थापना होने के बाद जो है विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों में जो है लेबर वर्गों की जो है कमियां महसूस होने लगी। ठीक है। फिर जो है लेबरों का जो है नियोजक द्वारा जो है उसका जो है नियुक्ति की गई, उससे संबंधित समस्या आने लगी। तो फिर फैक्ट्री एक्ट को लाया गया। फिर जो है जब फैक्ट्री में जब लेबर आ गए तो उसको क्या वेजेस देनी चाहिए, ठीक है, क्या क्षतिपूर्ति देनी चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट आया। ठीक है। अब जो है जब एक वेज का जो है या फिर एक सैलरी का निर्धारण हो गया तो फिर उसमें क्या समस्याएं आई, तो उसके लिए जो है ये वेजेज एक्ट जो है 1936 को लाया गया। ठीक है। तो चूँकि ये जो वेजेज एक्ट है ये केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है, पूरे देश में जो है लागू किया जाता है। ठीक है। तथा लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहने का मतलब होता है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट पे है, जैसे अगर कोई भी फैक्ट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो वहाँ पर जो है इस एक्ट को लागू कराने का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और अगर वो फैक्ट्री किसी राज्य से संबंधित है तो उसको लागू कराने का काम जो है राज्य सरकार करेगी। तो यही कारण है कि इसको लागू कराने की जिम्मेवारी जो है एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इस कानून को जो है संरचनात्मक कानून की श्रेणी में जो है रखा जाता है। संरचनात्मक कानून कहने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि जो आपको एक मिनिमम सैलरी दिया जाता है, ठीक है, तो वो सैलरी किस अवधि के अंतर्गत देना चाहिए इसको डिसाइड करने का काम जो है ये एक्ट करती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को जो है संरचनात्मक कानून की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब हम इस जो एक्ट है उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में जो है एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को क्या कहा जाता है, रखा जाता है एक मिनिमम वेजेज पे। ठीक है ना। तो अब जो वेजेज है, ये मतलब वेजेज का मतलब सैलरी होता है, सैलरी को देने में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। ठीक है ना। तो ये पाया गया कि जो है जो सैलरी दी जाती थी या जो पेमेंट दी जाती थी वो समय से नहीं दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद जो है जब सैलरी देते समय जो है ज़बरदस्ती रूप से जो है कुछ पेनल्टी या फाइन लगाकर जो है उसके सैलरी को जो है काट लिया जाता था, जो एक अनजस्टिफाई था। ठीक है। उसके बाद जो है एक फैक्ट्री के अंतर्गत जो है जो भी श्रमिक काम करते थे उसका जो है वेजेज या सैलरी भी उसकी समान नहीं होती थी। तो ये सब सारी कमियां देखी गई। यही कारण है कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस हेतु जो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को क्या किया गया, लाया गया। इस जो वेजेज को लाया गया इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो भी आप श्रमिक को रखे हुए हो उसको आप टाइमली पेमेंट करो। ठीक है। जो भी पेमेंट आप दे रहे हो उसमें जो है एक समानता होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप जो है जो सैलरी दे रहे हो उसमें पेनल्टी और फाइन को काट सकते हो, लेकिन केवल अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन जो कंपनी के द्वारा जो है अप्रूव्ड कर दिया गया हो कि अगर आप इस तरह की जो है काम करेंगे तो आपकी पेनल्टी लगेगी, ये आपको पहले से ही अप्रूव्ड करनी होगी। ठीक है। तो वहाँ पे आप काट सकते हो, अदरवाइज आप नहीं काट सकते हो। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य था लाने का। आप समझते हैं
कि ये जो अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन या डिडक्शन अलाउड जो किया गया सैलरी में, ठीक है ना, ये जो है कौन कौन से डिडक्शन इसमें शामिल किए गए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो है इसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉय ने जब अपना कुछ कार्य एम्प्लॉयर से करवाया हो तो इस कंडीशन में एम्प्लॉय उसके सैलरी से पैसा काट सकता है, ठीक है ना, निम्न शर्तों के आधार पर। ये कौन कौन से है? किसी तरह का जो है फाइन यदि भरना हो तो एम्प्लॉय को जो है देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज के कार्य से जो है अगर एब्सेंट हो, मतलब जो उसको कार्य दिया गया है उससे वो एब्सेंट हो तो वो फाइन के रूप में काट सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय ने अगर यदि कोई प्रोडक्ट को डैमेज कर दिया हो तो उस हेतु जो है वो काट सकता है। एम्प्लॉयर ने जब एक एम्प्लॉय को हौस दिया हो तो उस हेतु वो क्या कर सकता है, वो काट सकता है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर ने जब कुछ पैसा एडवांस दिया हो तो इस कंडीशन में भी जो है वो सैलरी देते वक्त जो है पैसा काट सकता है। उसके बाद एम्प्लॉय जब जो है एम्प्लॉय को कुछ ओवर पेमेंट कर दिया हो तो इस कंडीशन में भी जो है वो सैलरी से जो है पैसा का डिडक्शन कर सकता है। किसी तरह का यदि लोन दिया हो तो एम्प्लॉय को तो उसको रिकवर करने हेतु भी जो है वो क्या कर सकता है, पैसे का डिडक्शन कर सकता है। उसके बाद सैलरी में से जो है टीडीएस काटने हेतु भी जो है सैलरी से जो है पैसा काट सकता है। उसके बाद जो है कोर्ट के ऑर्डर पर वेजेस को क्या कर सकता है, ये काट सकता है। एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी पीएफ एम्प्लॉय को दी जाती है इस हेतु भी पैसा काटा जा सकता है, ठीक है। एलआईसी प्रीमियम यदि एम्प्लॉयर भर रहा है तो एम्प्लॉयर का तो इस कंडीशन में भी वो क्या कर सकता है, पैसा काट सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रेंज एंड स्ट्राइक, अर्थात यदि कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से स्ट्राइक करता है तो इस कंडीशन में भी जो है एम्प्लॉयर को पैसा काटा जा सकता है। तो हमने जो है ये देखा कि एम्प्लॉयर के द्वारा किस किस कंडीशन में जो है सैलरी देते वक्त जो है पैसा जो है काट लिया जाता है या डिडक्ट कर लिया जाता है। अब समझते हैं कि एम्प्लॉयर जो है कितना वेजेज डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यदि जो है केस जो है अप्रोप्रिएट स्टाइल, ठीक है, सॉरी, यदि केस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो, ठीक है, कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटी से हो तो डिडक्शन 75% तक हो सकता है। जैसे सैलरी मान लीजिए 1000 है तो उसका डिडक्शन जो होगा 750 रुपया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो भी श्रमिक होंगे उसको केवल जो है 250 रुपये ही दिए जाएंगे, ठीक है। अदर केसेस में डिडक्शन जो होगा वो 50% होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फाइन के रूप में जो भी डिडक्शन किया जाता है उसका डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। जो भी फैक्ट्री होता है उसमें जो भी फाइन सैलरी स्लिप से जो डिडक्ट किया जाता है उसका डिसीजन लेने का पावर किसे दिया जाता है? तो चूँकि इसका डिसीजन का जो पावर होता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। जब तक कि केस जो है नोटिस न देते, ठीक है, तब तक कोई भी पेनल्टी नहीं लिया जाता है। वर्कर यदि 15 से कम हो, 15 साल से कम हो तो उसे किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम फाइन जो होता है 3% ऑफ वेजेज हो सकता है। मतलब मैक्सिमम जो फाइन होगा वो सैलरी का मतलब वो 3% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाएगा? वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यूपीएससी ईपीएफओ के ख्याल से भी क्वेश्चन से एक बन जाता है, ठीक है ना। साथ साथ में जो है बीपीएससी मेंस के लिए तो ये सीरीज चल ही रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन जो है इसमें जो है अलाउड नहीं है। मतलब जो आप सैलरी से जो फाइन काटोगे तो उसमें कौन कौन से फाइन को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है, अलाउड नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है सस्पेंशन का नहीं है, प्रमोशन का नहीं है, इंक्रीमेंट का नहीं है, रिडक्शन का नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब सारे जो डिडक्शन है उसको इसमें जो है अलाउड नहीं किया जाता है। अब समझते हैं जो इस एक्ट के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये जो अप्लीकेबल है वो प्रत्येक फैक्ट्री के लिए अप्लीकेबल है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। और कोई भी इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी क्या है, ये अप्लीकेबल है। वैसे इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिस पर 3 मंथ का नोटिफिकेशन ऑफिशियली गैजेट में दिया गया हो उस पर भी ये अप्लीकेबल है, ठीक है ना। और जहाँ पर जो है आपका क्या कहते हैं सैलरी जो है 6500 रुपया पर मंथ है, ठीक है, वहाँ पर भी जो है ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। और इसका क्या है कि यदि सैलरी जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर रिवाइज होती है एनएसएसओ के द्वारा तो कंज्यूमर जो है एक्सपेंडिचर लेवल के आधार पर जो है इसका क्या कर सकती है, अमाउंट को बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया जाएगा। और इसको भी जो है इस पर भी ये अप्लीकेबल होता है, क्योंकि यह सारा कार्य जो होता है एक मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखने का काम करती है, ठीक है। अब समझते हैं कि और कौन कौन से इंडस्ट्रियल है या अदर इस्टेब्लिशमेंट है जिस पर जो है ये एक्ट जो है लागू होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम देखते हैं
कि जो मोटर व्हीकल्स है उस पर जो है ये लागू होता है, जैसे पैसेंजर हो गया, गुड्स हो गया और दो या फिर दोनों हो गया, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर भी जो है ये लागू होता है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस पर भी ये रूल लागू नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है डॉक पे होता है, इनलैंड वेसल्स पे होता है, उसके बाद माइंस पे होता है, प्लांटेशंस पे होता है, वर्कशॉप पे होता है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शंस का काम या डेवलपमेंट का काम होता है उस पे भी ये चीज़ लागू होता है। वाटर सप्लाई में भी जो भी वर्कर लगे हुए हैं वहाँ पर भी ये काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी है तो जो भी जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी सारे क्षेत्रों में जो भी श्रमिक लगे हुए हैं उस पे भी ये चीज़ लागू होता है, ठीक है। तो हमने जो है ये देखने का काम किया कि ये जो है कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, इसका उत्तरदायित्व क्या है। तो इसका जो वर्णन है वो सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया है, ठीक। इस एक्ट के सेक्शन 3 है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो है सबसे पहला फैक्ट्री के संबंध में कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फैक्ट्री में एक मैनेजर होगा। उसके बाद जो है रेलवे की यदि बात करें तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा एक अपॉइंटमेंट इन द एरिया होगा। और इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्री है, अदर इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब उसमें वैसे पर्सन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इसका सुपरविजन करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो जो है इस हेतु जो है आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और इसी पर्सन के माध्यम से जो है वेज का पीरियड भी जो है फिक्सेशन किया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये जो रूल का मेकिंग जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मेंटेन रजिस्टर को करके किया जाता है, नोटिस द्वारा किया जा सकता है, डिडक्शन द्वारा किया जाता है, फाइन द्वारा किया जाता है, कोर्ट फी द्वारा किया जाता है। ये सब सारे चीज़ों को चेक करने के बाद ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, रूल ऑफ मेकिंग किया जाता है, मतलब कानून को जो है सख्ती के माध्यम से बनाया जाता है। यदि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कुछ या नया रूल लाता है तो उसे 3 मंथ पहले ही नोटिस देना होता है, ठीक है। यदि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ नया रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाता है तो उसे पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, ठीक है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाएगा तो उसे स्टेट लेजिस्लेटिव से जो है पास करवाना आवश्यक होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि जो है इस एक्ट के खिलाफ दावा जो है कहाँ किया जा सकता है। तो सरकार अपने दावे एवं शिकायतों की सुनवाई हेतु जो है विज्ञापन जारी कर प्राधिकारी को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। और इस प्राधिकारी में निम्न व्यक्ति होंगे कि श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिवक्ता हो सकता है, कार्यकारी क्षतिपूर्ति अधिकारी हो सकता है, सिविल न्यायालय और न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है ना। और सुनवाई जो होगा वो 12 महीनों के अंदर के केस को ही इसमें लिया जाएगा और दावा का कारण को जो है इसमें ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अपील जो होता है मुख्यतः श्रमिक यदि प्राधिकारी का निर्णय से जो है असंतुष्ट होता है तभी वो अपील करता है, ठीक है। और वो जिला न्यायालय में जो है अपील हेतु कार्रवाई करता है 90 दिनों के अंदर। उसके बाद जो है उच्च न्यायालय में जो है इसका जो है अपील किया जाता है। अगर हम इसमें जो है दंड की बात करें तो नियोजक जो है कानून के उल्लंघन या मजदूरी में जो है अवैध रूप से कटौती करने पर जो है उसमें 1500 से जो है 7500 रुपये तक जो है दंड देना पड़ेगा। वहीं निरीक्षक के कार्य में जो है बाधा या रजिस्ट्री देने में जो है 7500 रुपया और गलती दोहराने पर जो है उसे 6 माह का कारावास के साथ 22,500 रुपये दंड के रूप में जो है उसे लिया जा सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इतनी सारी एक जो है अच्छी अच्छी बातें होने के बावजूद भी जो है इसकी जो है आलोचना जो है क्यों की जा रही है। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि अनऑथोराइज्ड डिडक्शन जो है नहीं होने पर श्रमिक काफ़ी जो है इसमें क्या होता है लाभान्वित हुए, परंतु कुछ कमजोरियों की वजह से यह कानून क्या हो गया, आलोचना का जो है शिकार हो गया। जैसे कि इसका जो है उचित ढंग से जो है या सही ढंग से जो है क्रियान्वयन नहीं किया जा सका, जिसके कारण क्या हुआ कि अनेक छोटे बड़े कारखानों में जो है इस कानून का ठीक से पालन नहीं हो पाया गया। उसके बाद जो है इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो भी बहुत ही संकीर्ण था, जिसके कारण क्या हो गया कि कानून में जो है किस उद्योग को लागू करने की चर्चा है और उस श्रमिक पर किस श्रमिक पर लागू है जिसकी मजदूरी जो है 10,000 है, ये भी एक प्रकार का अर्थहीन ही है, मतलब स्पष्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है श्रमिक की अशिक्षा की भी संभावना इसमें ज़्यादा है। अपर्याप्त जो है दंड दिया गया है, निरीक्षकों की संख्या भी जो है यहाँ पे उचित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है एक्ट को जो है आलोचना के ढंग से जो है देखा जाता है।
आगे जो है इस एक्ट में जो है और भी संशोधन जो है हुए हैं, जिसको हम जो है अगली कड़ी में जो है देखने का काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक